हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। आरएएस की जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसका सेकंड पेपर भी हो चुका है। 16 से आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई थी, 16 फरवरी से हिंदी इंग्लिश दोनों के पेपर हैं और 2 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। एक 16 को हुआ था, एक 23 को हुआ था। 16 का सोल्यूशन भी करवा दिया है आप लोगों को। आज मैं 23 को जो इंग्लिश वाला पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन अभी आप लोगों को करवाऊंगी। आई होप आपने पेपर दे दिया है। अगर नहीं दिया है तो आज ही वीआईपीएम के ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो और टेस्ट पेपर दे सकते हो। उसके साथ में सोल्यूशन भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज का जो भी आंसर बुकलेट है वो भी आप लोगों के लिए रहेगी। दूसरी चीज, आपको डिस्क्रिप्टिव आरएएस इंग्लिश का कोर्स एकदम फ्री मिलेगा अगर आप जो है वीआईपीएम टेस्ट सीरीज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पेपर। सबसे पहले आपके पेपर के अंदर कुछ एरर के क्वेश्चन थे और पहले ही आप लोगों को बता रखा था कि आज का जो टॉपिक है वो प्रेपोजिशन का है। देखो, प्रेपोजिशन की जो एरर आती है उसमें 2-3 चीजें रहती है। प्रेपोजिशन की एरर 2-3 टॉपिक से पूछी जा सकती है, यानी प्रेपोजिशन के अंदर ही 2-3 चीजें ऐसी है जिनसे आपके प्रेपोजिशन की एरर पूछी जा सकती है। एक तो पूछी जा सकती है फिक्स्ड प्रेपोजिशन से पूछी जा सकती है। एक आपसे पूछा जा सकता है टू के बाद में कब जो है वर्ब फर्स्ट लगेगा और कब वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी लगेगा, इस केस से पूछा जा सकता है। एक आप लोगों से पूछा जा सकता है जहां पर जो बेसिक प्रेपोजिशंस होते हैं, ऑन हो गया, अमंग हो गया, बिटवीन हो गया, जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा जो प्रेपोजिशन फ्रेजेस है, प्रेपोजिशन फ्रेजेस से भी आप लोगों के एरर बन सकती है। किसी भी चीज से एरर बन सकती है। ये जो मेजर चीजें होती है प्रेपोजिशन में एरर वाली, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। इनमें से किसी से भी एरर पूछी जा सकती है। चलिए अब पेपर अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस अमंग मी एंड यू बिकॉज वी बोथ हैव अ डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ। देखो, जो पहला क्वेश्चन है आप प्रेपोजिशन की एरर है कि देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। वहां एक यहां पर जो देयर लिख रखा है, इस सिचुएशन में आप जानते हो कि जहां पर सब्जेक्ट का एब्सेंस रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता, तो इट और देयर को हम सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पे देयर वही है, यहां पे देयर जो है डमी सब्जेक्ट बन रहा है और डमी सब्जेक्ट क्या कह रहा है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस है। किस किस के बीच में? तुम्हारे और मेरे बीच में, क्योंकि हम दोनों के वी बोथ हैव, हम दोनों रखते हैं क्या, अ डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ। हम दोनों जीवन के प्रति एक अलग अप्रोच रखते हैं, इसलिए मेरे में और तुम्हारे में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ देयर का मतलब वहां नहीं है, देयर का मतलब वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस में होता है। यहाँ देयर जो है डमी सब्जेक्ट है, उससे हमें क्या कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ मी एंड यू, तुम और मैं है, दो लोगों के लिए अमंग नहीं आता है, बिटवीन आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, बिटवीन करना था। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है एग्जाम के अंदर कि जो गलत है उसको सर्कल किया और बिटवीन लिख दिया। आप तो पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन मी एंड यू। और इसके बाद में जो पूरी लाइन है वो पूरी आपको नोट करनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहता है कि आप आइडेंटिफाई द एरर। पहले आप आइडेंटिफाई करें एरर को, देन रीराइट द सेंटेंस। पहचान कर पूरा लिखना है, आप ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए ऐसा कर सकती हूँ अभी। अगला है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो टू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट मंथ। हम लोग जो है लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है बेसब्री से इंतजार करना। आपसे पूछा भी जा सकता है ट्रांसलेशन में कि बेसब्री से इंतजार करते हुए ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे, ईगरली वेटिंग भी लिख सकते हो और बेसब्री से इंतजार करने के लिए आप जो है लुक फॉरवर्ड टू भी लिख सकते हो। लुक फॉरवर्ड टू की एक खासियत है, ये अपने बाद में या तो नाउन प्रोनाउन लेता है, अगर ये वर्ब लेगा तो वर्ब अपने साथ में आईएनजी लेगी। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टू तो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं जिनको इन्फिनेटिव कहते हैं, और कुछ टू अपने बाद में आईएनजी लेते हैं। उनमें से एक लुक फॉरवर्ड टू है, और भी होते हैं, एडिक्टेड टू हो गया, प्रोन टू हो गया, ठीक है। ऐसे और भी वर्ड्स रहते हैं जिनका टू अपने बाद में इन्फिनेटिव ना लेकर आईएनजी लेता है अगर वर्ब ले, या तो नाउन प्रोनाउन ले, और अगर वर्ब लेगा तो आईएनजी फॉर्म में। तो यहां पे लिखना था आपको, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो, नहीं, टू गोइंग टू स्विट्जरलैंड नेक्स्ट मंथ। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्विट्जरलैंड जाने का, पूरा आपको इसको नोट करना है। अगला है, टायर्ड माल नरिश्ड पीपल आर प्रॉन ऑफ इन्फेक्शन। चलिए, टायर्ड, थके हुए, माल नरिश, जिनका नरिशमेंट पूरा नहीं हुआ है, वो लोग क्या है, प्रॉन है। देखो ध्यान रखना, प्रॉन ऑफ नहीं लेता, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है।
प्रॉन 2 लेता है, प्रॉन अपने साथ में क्या लेता है, 2 लेता है। एरर किसी भी चीज की हो सकती है। प्रॉन 2 का मतलब होता है कि जल्दी से या आसानी से चपेट में आ जाते हैं, उसके लिए आता है प्रॉन। तो टायर्ड और माल नरिश्ड लोग जो है, जिनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, ऐसे लोग जो है इन्फेक्शन के प्रॉन रहते हैं, मतलब इजीली लायबल रहते हैं कि वो उनके चपेट में आ जाए, इजीली जो है इन्फेक्शन के चपेट में आए, ऐसा। अगला देखो, ही इज वेरी गुड इन मेकिंग स्टोरी। देखो गुड जो होता है वो बहुत सारे प्रेपोजिशन लेता है। गुड जो होता है एट लेता है स्किल के लिए। किसके लिए? स्किल के लिए। कोई भी स्किल के अंदर आप अच्छे हो। अब यहाँ पे कहानियां आप बना रहे हो, मेकिंग स्टोरीज। वैसे अगर फॉल्स स्टोरीज बनाते हैं तो फैब्रिकेट भी लिखा जाता है। अगर आप स्टोरी बनाने में अच्छे हो तो ये आपकी स्किल है, और जब भी बात स्किल की होती है तो वहां पर गुड एट लेता है। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज। ये पूछा भी जाता है गुड एट बैड एट वाला, तो स्किल के लिए एट लेता है, गुड एट भी लेता है, बैड एट लेता है, इसके अलावा स्किल्ड भी लेता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में आप लोग रखेंगे कि जो गुड है वो स्किल के लिए एट ले रहा है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि ये आपके लिए अच्छा है तो वहां फॉर भी ले लेता है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा लेगा, बट ध्यान रखना स्किल के लिए एट लेता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला है द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर गुड हेल्थ। देखो क्लाइमेट जो है कंड्यूसिव का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जो फेवरेबल हो, फ्यूचर में होने वाली फेवरेबल कंडीशन के लिए आता है कंड्यूसिव वर्ड। तो जो क्लाइमेट है वो कंड्यूसिव नहीं है, किसके लिए? अच्छी हेल्थ के लिए। कंड्यूसिव फॉर नहीं, कंड्यूसिव टू लेता है। कंड्यूसिव टू, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्या इलाज है? यही इलाज है कि उनको रटो अगर आपके पास टाइम है, और नहीं तो ये चीज भी कर सकते हो कि देखो एरर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे उनमें से एक ही प्रेपोजिशन का आएगा। अभी तक का जो ट्रेंड है उसमें मोस्ट प्रोबेबली अमंग और बिटवीन वाला पूछा गया है, तो उसमें और जो बेसिक प्रेपोजिशन है वो आप पढ़ लो। फिक्स्ड प्रेपोजिशन एक बार क्विट करके भी जाओ तो चल जाएगा एग्जाम में। द बॉय वॉज अक्यूज्ड टू नहीं, अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ मतलब आरोपी होना, तो जो बच्चा था वो आरोपी था किसका? चीटिंग का। किसमें? एग्जामिनेशन में, तो आरोपी होने के लिए। अगला है लिटरेचर इज अ मीडियम थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडिया टू वर्ड्स और प्रोटेस्ट ऑन डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर क्या है? एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके जरिए, थ्रू का मतलब होता है एक मीडियम को दिखाना, या से होकर, से गुजर कर। तो लिटरेचर एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक पर्सन कन्वे करता है। क्या कन्वे करता है? उसके आइडियाज को। किसके प्रति आइडियाज? टू वर्ड्स, उसके आइडियाज जो है डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के प्रति उसके जो भी नॉर्म्स है उनके प्रति अपने आइडिया जो है लिटरेचर के जरिए शो करता है। और उनके अगेंस्ट, प्रोटेस्ट तो खिलाफ होता है, तो प्रोटेस्ट के साथ में आपको यहाँ अगेंस्ट लगाना था, ऑन नहीं लगाना था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट कैसे पता चला भाई? आइडिया एक तो किसकी तरफ? जो सोसाइटी के नॉर्म है उसकी तरफ उनका जो झुकाव है उसके प्रति, और सोसाइटी के नॉर्म्स के प्रति हमेशा अच्छी चीज तो होगी नहीं, कुछ चीजें बुरी भी लगती है। और खिलाफ लड़ाई करता है, किसके खिलाफ? जो नॉर्म्स हैं। तो कुछ चीज लिटरेचर ये भी बताता है कि सोसाइटी के अच्छे नॉर्म्स हैं तो उनकी तरफ भी बात करता है, और जो सोसाइटी की बुरी चीजें हैं जिनके खिलाफ प्रोटेस्ट है उनके लिए भी बात करता है। अगला है ही इज जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली अ फ्यू मंथ्स। देखो कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन ही आता है, कंपैरिजन के लिए देन ही आता है, बट ध्यान रखना कुछ वर्ड्स अपने साथ में टू लेते हैं, जैसे जूनियर टू, सीनियर टू। इसी तरीके से आप जानते हैं कि प्रेफर भी अपने साथ में क्या लेता है? टू लेता है। प्रेफर भी देन नहीं लेता है। कुछ चीजें अपने साथ में क्या लेती हैं? सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारे वर्ड्स अपने साथ में टू लेते हैं। राम सिंह सैनी डिड नॉट सक्सीड टू गेट द जॉब थ्रू ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। राम सिंह सैनी जो है डिड सक्सीड, सफलता प्राप्त नहीं कर सका, किसमें? जॉब पाने में। जॉब पाने में, तो किसमें? जॉब पाने में। इन गेटिंग जॉब होना चाहिए था, जॉब पाने के अंदर इन गेटिंग द जॉब, बट उन्होंने क्या किया था? ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बहुत अच्छा प्रयास उनका था लेकिन वो जॉब नहीं प्राप्त कर सके। प्रेपोजिशन की एरर है, वही टॉपिक था। अगला है द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग बिटवीन देमसेल्व्स व्हेन देयर मदर्स वर डिस्कसिंग समथिंग अबाउट देयर लाइफ। तो चिल्ड्रन क्या कर रहे थे? क्वारल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। कब? आपस में ही लड़ाई कर रहे थे जब उनकी मम्मी जो है डिस्कस कर रही थी क्या? कुछ इंपॉर्टेंट उनके जीवन के बारे में, तब आपस में ही लड़ रहे थे। बहुत अच्छी बात है, आपस में लड़ रहे थे। बिटवीन अमंग का फिर से क्वेश्चन है। दो लोगों के लिए सर बिटवीन आता है, दो से ज्यादा लोगों के लिए क्या आता है? अमंग आता है। बस ये सारे लोग जो है अनआइडेंटिफाइड होने चाहिए। अनआइडेंटिफाइड, ये क्या चीज मैंने बोली? अनआइडेंटिफाइड, यानी उन लोगों के बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए। तब तो क्या लगाओगे आप? तब तो लगा दोगे आप जो है
अमंग, दो से ज्यादा लोगों के लिए, और दो के लिए बिटवीन। लेकिन जैसे ही आइडेंटिफाइड लोग आ जाएंगे वैसे ही दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन आने लगेगा। आइडेंटिफाइड लोग आ गए तो दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन आएगा। ये क्या बात हुई, जैसे मैं बोलूं चॉकलेट्स बच्चों के बीच में बांट दो, ठीक है क्या, डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द चिल्ड्रन, तो अमंग द चिल्ड्रन क्योंकि बच्चों को स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चॉकलेट जो है सीमा, मुकेश और राम में बांट दो, दो से ज्यादा है, अमंग आना चाहिए था लेकिन बिटवीन आएगा। जैसे ही आप नेमिंग कर देते हो, आइडेंटिफाई कर देते हो उन लोगों को, तो दो से ज्यादा के लिए भी बिटवीन ही आता है। बट यहाँ पे देमसेल्व्स लिख रखा है, अमंग आएगा। क्या लिख रखा है, अमंग आएगा। ये ध्यान रखेंगे, ये अलग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अगला है आपको चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। देखो सिमिलर और जो ऑपोजिट वाले होते हैं सिनोनिम एंटोनिम, इनके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं वो सारे कम से कम याद होने चाहिए। प्लस आरएएस के ही प्रीवियस ईयर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो स्टेट में कंडक्ट करवाते हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर आप ध्यान में रखा करो। उनसे क्या है, काफी एक अच्छा हमारा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है और उसी को बार बार रिवाइज करने से कहीं ना कहीं हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी हेल्प हो जाती है। और एक दो क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। ये प्रैक्टिकली सोचा करो कितना रटोगे, और भी तो बहुत सब्जेक्ट है, सिर्फ इन्हीं में अपना ज्यादा दिमाग और टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करनी होती है। एक सर्टेन एक कंटेंट आप रेडी करो कि हाँ मैं इतने प्रीवियस ईयर करके जाऊंगा, मैं 100 शब्द करके जाऊंगा, इनसे आता है वेल एंड गुड, नहीं आता कोई बात नहीं, ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगला है ऑपोजिट में शैलो। शैलो का मतलब होता है छिछला, यानी बोलते हैं शैलो वाटर, ज्यादा गहरा नहीं है। तो शैलो का मतलब होता है नॉट डीप। शैलो का मतलब क्या होता है, नॉट डीप। हमें ऑपोजिट चाहिए था तो ऑब्वियसली डीप हो जाएगा। शैलो छिछला होता है, ज्यादा गहरा नहीं है। नदी का जो पानी है बहुत छिछला होता है और समुद्र का पानी डीप होता है। चलिए अगला बताइए। इसमें भी आपको ऐसे टिक नहीं लगाना है, मैं क्या है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में ऐसा लिख रही हूं, लेकिन आपको यहां लिखना है इसका एंटोनिम क्या है, डीप होगा। इस तरीके से लिख कर दोगे आप वहां पे। चलो अगला है असेंड का एंटोनिम आपको बताना है। असेंड का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सुना होगा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक तो चढ़ता हुआ क्रम होता है, बढ़ता जा रहा है नंबर, और डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम है। तो असेंड का क्या हो जाएगा, डिसेंड हो जाएगा, घटता हुआ। असेंडिंग डिसेंडिंग से ध्यान रखना। डिपार्चर का मतलब तो रवाना, निकलने के लिए आता है। अर्बेन और इम्पोलाइट और रूरल है। देखो भावुक होकर जो है अर्बेन का रूरल कर देंगे, ये तो शायद पूछा हुआ है आरएएस में ही। अर्बन का रूरल होता है ना, जिसमें अर्बन का मतलब होता है शहरी और रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ठीक है, शहरी और ग्रामीण। लेकिन अर्बन का होता है, अर्बेन नहीं, अर्बेन सभ्य व्यक्ति के लिए आता है। अर्बेन ऐसा मान लो कि शहर वाले लोग सभ्य होते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये मैंने किसी की भावनाएं आहत करने के लिए नहीं बोला, जस्ट याद करने के लिए कि अर्बेन से याद रख लो सभ्य व्यक्ति के लिए आता है कि शहर के लोग सभ्य हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं के भी जो है सभ्य और असभ्य हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अच्छा तो रूरल तो होगा नहीं, वो तो अर्बन होता तब होता, तो यहाँ क्या होगा, इम्पोलाइट। इम्पोलाइट यानी जो पोलाइट नहीं है, सभ्य नहीं है, अच्छे से विनीत नहीं है, अच्छे ढंग से बात नहीं कर रहा है। मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई का मतलब होता है किसी को डिसऑनर करना। आप किसी की बेइज्जती कर रहे हो, डिसऑनर करना, तो ऑनर ही होगा क्योंकि डिसऑनर ये है तो एंटोनिम चाहिए था ऑनर। अबैश इसका सिनोनिम होगा, सिनोनिम ऑफ मॉर्टिफाई। मॉर्टिफाई का सिनोनिम है अबैश, इसका मतलब भी किसी को बेइज्जत करना, नीचा दिखाना होता है। टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिन चीजों को आप छू सको, दैट कैन बी टच्ड, है ना, जिन चीजों को आप छू सको, टच कर सको, उन चीजों के लिए आता है टेंजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे एक है एथीरियल और एक है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट तो मतलब कॉन्क्रीट डैम बनता है तो सारी चीजें कंसोलिडेटेड है, सारी चीजें दिख रही है, टच कर सकते हो, कॉन्क्रीट नहीं होगा, एथीरियल होगा। देखो एथीरियल क्या होता है, ऐसे सुना होगा आपने कि किसी एक्ट्रेस के लिए बोला जाता है कि शी इज एन एथीरियल ब्यूटी। एथीरियल ब्यूटी मतलब बियॉन्ड द वर्ल्ड, बियॉन्ड द मटीरियल लाइफ, दुनिया के परे, इतनी सुंदर है कि मतलब अप्सरा टाइप्स की, दुनिया से परे है, जो हमारा जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड नहीं है। बट टेंजिबल तो जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसको टच कर सकते हो उसके लिए आता है, जबकि स्पिरिचुअल हो गया, एथीरियल हो गया, ये बियॉन्ड द वर्ल्ड जो मटेरियल लाइफ होती है उसके बियॉन्ड के लिए आता है। अगला देखो विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है, समझ, आप में कितना दिमाग है, बुद्धि, समझ। तो यहाँ पे एंटोनिम चाहिए, एक्सपीरियंस तो नहीं। यहाँ पे फॉली बिल्कुल सही है, बेवकूफ के लिए आता है। किसके लिए आता है, बेवकूफ के लिए आता है, बिना दिमाग वाले के लिए। रेफ्रेन का मतलब मना करना। रेफ्रेन अपने साथ में फ्रॉम लेता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ऐसे ही एब्सटेन भी फ्रॉम लेता है, दोनों का मतलब ही मना करना होता है। एल्कोहलिक या जितनी भी एडिक्टिव चीजें होती हैं उनसे मना स्टेन आता है, और नॉर्मल किसी चीज के लिए रोकना है, मना करना है, वहां रेफ्रेन आता है। लेकिन मना किया है, हमें ऑपोजिट चाहिए, तो अब मना नहीं करना, उसको जारी रखना है। आंसर होगा कंटिन्यू,
ठीक है, ये वाला आप पूरा लिख कर आएंगे, वहां पे छोड़ेंगे नहीं। अगला है स्पेशियस, प्लॉजिबल और ट्रस्टवर्दी। देखो स्पेशियस का मतलब है कोई ऐसी चीज लगता है कि सच है बट दैट मे बी ट्रू और नॉट, सच हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है बट सिर्फ प्रतीत होती है कि ट्रुथ हो, और वही प्लॉजिबल कहलाता है। प्लॉजिबल का मतलब है ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे डाउट वाली चीजें हो गई स्पेशियस और प्लॉजिबल, तो हमें तो इसका ऑपोजिट चाहिए, तो डाउट वाली चीज नहीं चाहिए जिसपे तुम विश्वास कर सको, तो आंसर कौन सा होगा, ट्रस्टवर्दी। अगला है रेटिसेंट, वन वर्ड में पूछा जाता है। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बात करता हो, तो क्वाइट ही हो गया, चुप, तो हमें तो बात करने वाला चाहिए क्योंकि ऑपोजिट चाहिए, तो आउटस्पोकन, बहुत ज्यादा बात करने वाला। वाचाल हिंदी के अंदर अगर आपने पढ़े हो तो अल्पभाषी का वाचाल होता है ना आउटस्पोकन, बहुत ज्यादा बात करता हो, गैरियुलस। अगला है एपोजिट। एपोजिट का मतलब देखो, एक तो होता है एपोजिट और एक होता है एपोजिट, दोनों का ध्यान रखना, कंफ्यूजिबल वर्ड भी सिलेबस में, एक ऑपोजिट होता है और एक अपोजिट होता है। ऑपोजिट का मतलब होता है विपरीत, और एपोजिट का मतलब होता है सूटेबल, एप्ट, सिचुएशन के अनुसार, अनुकूल, अनुकूल सिचुएशन के अनुसार, सूटेबल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, इररिलेवेंट, यहां पे एपोजिट का मतलब होता है एप्ट, सिचुएशन के अनुसार, और इररिलेवेंट का मतलब होता है असंगत, जिसका आपको पता ही नहीं है कि उसकी जो सिचुएशन है वो किस तरीके से होगी। क्लियर है क्या, इतना सा ध्यान रखना है। अब देखो एक वर्ड और है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट का मतलब तो होता है कोई व्यक्ति जो अच्छे से रूड बिहेवियर वाले व्यक्ति को बोला जाता है इम्पर्टिनेट, रूड बिहेवियर वाला व्यक्ति। ये शायद पूछा हुआ है, PYQ क्वेश्चन है ये, पता नहीं कौन से ईयर के अंदर है, अभी वाला है या जस्ट 21 वाला है, इन्हीं दोनों में से है, इसी वाला में होगा शायद, 2024 वाले के अंदर आया हुआ वर्ड है। ठीक है क्या, ध्यान रखेंगे ये। अगला आ जाइए, अब है ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, चुपचाप सुनते जाओ। जिस पल, अच्छा जो हम लोग ट्रांसलेशन दे रहे हैं ना वो इस तरीके से दे रहे हैं कि जो पहला टेस्ट हुआ उसमें मॉडल बेस्ड ट्रांसलेशन दिए, सेकंड टेस्ट में टेंस बेस्ड ट्रांसलेशन दिए, और जो आपका थर्ड टेस्ट हुआ उसमें हम लोगों ने कंडीशनल बेस्ड देने हैं। इसके बाद जो होगा उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले देंगे, इसके बाद जो होगा कंजंक्शन बेस्ड देंगे, इसके बाद वोकैब बेस्ड देंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैब भी आए, कुछ पोएटिक देंगे। तो अलग अलग टाइप के जो है थीम के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन दे रहे हैं ताकि बच्चे के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। चलिए, ये टेंस बेस्ड था। जिस क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ सब कुछ पहले ही बर्बाद हो गया था। हमेशा ट्रांसलेशन करने से पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो, कोई कंजंक्शन दे रखा है उसको सोच लो, प्रेपोजिशन को, स्पेशली जब आप 5 सेंटेंसेस कर रहे हो आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जब डिस्क्रिप्टिव करते हो तो आपके थॉट्स जो है बहुत क्विक होने चाहिए, इसीलिए हम लोग जो है मैजिकल टेबल का यूज करते हैं। और आप लोगों को अगर नहीं भी पता हो तो मैजिकल टेबल बेस्ड हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, न्यू बैच है आपका, RS के 2 न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। एक बैच तो आप लोगों का है बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, दोनों का ही टाइम जो है लगभग 3 मंथ का रहेगा, 2 आवर की क्लासेस चलेगी ग्रामर डिस्क्रिप्टिव वोकैब की, और एक बैच है आपका एडवांस बैच जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ओनली बैच है। दोनों ही बैच जो है आपके 24 से स्टार्ट हो रहे हैं, 24 तारीख से, 24 फरवरी से। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप VIPM रिद्धि सिद्धि आ जाओ, रिद्धि सिद्धि ऑफिस है VIPM का वहां पे, और अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो VIPM अकेडमी, वहां पे आपको मिल जाएगा। दोनों ही बैचेस हैं, दोनों में से अगर आपको नहीं आता कुछ भी तो ये वाला बैच प्रेफरेबल है, ये वाला बैच आप करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा है, पहले से ट्रांसलेट कर पाते हो, लिख पाते हो, तो डिस्क्रिप्टिव ओनली बैच ले सकते हो। दोनों ही बैच में से आपको जो अच्छा लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। चलिए, स्टडी मटेरियल VIPM ही आपको अवेल करवाता है, और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो घर पे भिजवाया जाता है स्टडी मटेरियल ताकि आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जिस क्षण उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस क्षण, द मूमेंट उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, किसको, उसे हुआ, लड़की है लड़का है अब पता नहीं है तो अपन देख लेते हैं, शी या ही, जो भी लिखना चाहते हो, शी या ही, गलती का एहसास हुआ, एहसास होना मतलब रियलाइज करना, द मूमेंट शी या ही एहसास हुआ, पास्ट सिंपल, रियलाइज्ड, रियलाइज क्या, अपनी गलती, किसकी, मेरी नहीं उसकी, तो शी या ही जो भी है, हर मिस्टेक या हिज मिस्टेक, गलती उसी की तो थी, तो द मूमेंट ही या शी जो भी है, अपने को नहीं पता लड़की या लड़का है, उसने अपनी गलती का एहसास किया सब कुछ पहले ही बर्बाद हो गया था। मतलब इसने एहसास किया उससे पहले ही सब कुछ बर्बाद हुआ, यानी पास्ट का पास्ट, और पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड, चलो पीछे आ जाओ, पहले से ही पता चल गया था हमें तो, एवरीथिंग, सब कुछ,
एवरीथिंग, एवरी पर्सन नहीं, आदमी नहीं बर्बाद हुए, सब कुछ, चीजें सारी खराब हो गई थी, तो एवरीथिंग हैड, परफेक्ट में जाना है, ऑलरेडी बर्बाद हो गया था, हैड ऑलरेडी गॉट डिस्ट्रॉयड, या रुइंड भी लिख सकते हो, रुइंड बर्बाद होने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहां गॉट क्यों लगाया, जब भी आपको एडजेक्टिव को जोड़ना हो सब्जेक्ट से, तो एडजेक्टिव को सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ब आती है, और यहां गेट लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। क्लियर है क्या, ये ध्यान रखना बस। अब देखो यहां पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आगे एडजेक्टिव आ गया। एक बच्चा सोच रहा है मैम हेड के बाद डायरेक्ट डिस्ट्रॉयड नहीं लिख सकते थे, हेड के बाद डायरेक्ट रूइंड नहीं लिख सकते थे। अगर आप हेड के बाद डायरेक्ट लिख दोगे ना, तो ये एवरीथिंग खुद जो है डिस्ट्रॉय करने लगेगा। एवरीथिंग खुद खराब हुआ है, यानी सब कुछ खुद खराब हुआ है, या उसने दूसरों को खराब किया, तो सब कुछ ने खराब नहीं किया, वो खुद खराब हुआ है, इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर बनाना जरूरी था। पैसिव या तो आप बनाओ बी से, या आप बनाओ गेट से। इसीलिए जो वीआईपीएम के बच्चे हैं वो जानते हैं पैसिव बनाने के लिए या तो BT3 या GT3, दोनों में से कुछ भी लगा के पैसिव बना सकते थे, और ये ट्रांसलेशन आपको करना था। चलिए जाइए, अगला सेंटेंस है आप लोगों का, वह पिछले कई महीनों से एक अनसुलझे रहस्य पे शोध कर रहा है। कुछ बच्चे भावुक होकर कर रहा है को देखकर कंटिन्यूअस बना देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कंटिन्यूअस लगाओ, लेकिन इंश्योर कर लो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं है। कैसे इंश्योर करोगे, टाइम देख लो, टाइम दिया है क्या, बिल्कुल सर टाइम दे रखा है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये जो टेंस की गलती होती है वो एग्जामिनर कभी माफ नहीं करता है। सब्जेक्ट, टेंस, यानी जो भी सब्जेक्ट और वर्ब है, अगर मॉडल है तो मॉडल और टेंस है तो टेंस, इसकी गलती एग्जामिनर कभी माफ नहीं करता है, आपको एकदम माफ नहीं करेगा। सो बी रेडी, उस चीज को आप अच्छे से कर लो। अगला है, वह पिछले कई महीनों से एक अनसुलझे रहस्य पे शोध कर रहा है। तो कौन कर रहा है, लड़का है तो ठीक है, रही है लिखा भी नहीं है तो ही के साथ में परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ही हैज बीन। शोध कर रहा है, शोध क्या होती है, रिसर्च, ही हैज बीन रिसर्चिंग, रिसर्च कर रहा है, किस पे कर रहा है, रिसर्चिंग ऑन एक सुलझा रहस्य, जो सॉल्व नहीं हुआ है, एक ऐसा रहस्य। तो एन अनसोल्ड, अनसोल्ड रहस्य कुछ भी हो सकता है, आपका सीक्रेट हो सकता है, और सीक्रेट से ज्यादा रहस्य है तो आप इसके अंदर पजल लिखो, मिस्ट्री लिखो, ये ज्यादा अच्छे लगेंगे। सीक्रेट रहस्य होता है लेकिन कोई गुप्त बात के लिए यूज किया जाता है, कोई छिपी हुई बात के लिए यूज होता है, तो चाहे पजल लिखो चाहे मिस्ट्री लिखो, ठीक है क्या। तो एक अनसुलझे पजल या मिस्ट्री पर वो काम कर रहा है, कब से, पिछले कई महीनों से। तो कई सारे महीने हैं, आप जानते हो सिंस नहीं, 4 आएगा, और 4 किसके साथ में आता है, लेंथ ऑफ टाइम के साथ में आता है, फॉर मैनी मंथ्स या फॉर अ लॉट ऑफ मंथ्स, ठीक है। अब आ जाओ इधर, जब तक हमने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया तब तक दूसरी टीम ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी। फैसला किया, पास्ट सिंपल, और पहले ही हासिल कर ली थी, इसका मतलब पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। जब तक हमने मौके का फायदा उठाने का किया, देखो जब तक के साथ में नहीं और आ जाता ना तो मैं अनटिल लगा देती, ठीक है, लेकिन जब तक कोई एक सडन एक्शन के लिए आता है तो बाय द टाइम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बाय द टाइम। एक बच्चा सोचेगा मैम टिल भी तो लगा सकता हूं, देखो टिल तब लगाया जाता है जब कोई प्रोसेस की बात कर रहे हो, तब टिल लगाया जाता है, एज लॉन्ग एज भी लगाया जाता है, लेकिन बाय द टाइम तब यूज करोगे जब सडनली कोई दूसरा इवेंट होने वाला है। तो जब तक हमने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया, बाय द टाइम, जब तक के लिए बाय द टाइम हमने, वी मौके का फायदा उठाने का फैसला किया, तो फैसला किया मेन वर्ब है, वी डिसाइडेड, और आप जानते हो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब आती है तो इन्फिनेटिव, वी डिसाइडेड टू, फायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज, टू टेक एडवांटेज, और एडवांटेज किसका, बाय द टाइम वी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द चांस, द अपॉर्चुनिटी, जो भी था मौका, जो भी आपको उस वक्त दिमाग में क्लिक करे वो लिखोगे, अपॉर्चुनिटी। तब तक दूसरी टीम ने पहले ही जीत हासिल कर ली थी, द अदर टीम पहले ही हैड ऑलरेडी अचीव्ड सक्सेस, अचीव्ड सक्सेस लिख सकते हो, सिक्योर्ड विक्ट्री लिख सकते हो, सिक्योर्ड विक्ट्री लिख सकते हो। इतना नहीं लगाना है तो सीधा लिखो ना हैड वॉन, ऑलरेडी वॉन, पहले ही जीत गई थी, ठीक है क्या। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो, अच्छा क्या तुम्हें जो उस वक्त वहां याद आए वो ज्यादा आपको मायने रहेगा। अगला देखिए, जब वे सभा में अपनी राय प्रस्तुत कर रहे थे तब अचानक से बिजली चली गई। जब वे सभा में, व्हेन, वे है तो दे लिख देती हूं, व्हेन दे वर प्रस्तुत कर रहे थे, प्रेजेंटिंग, क्या प्रेजेंटिंग
अपनी राय, अपनी मेरी क्या नहीं उनकी, तो दे के लिए देयर, देयर राय है, ओपिनियन, आइडिया या जो भी चीज है ओपिनियन, तभी अचानक बिजली चली गई। when के साथ में then लगने की अब आगे जरूरत नहीं है, सडनली अचानक से द इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पास्ट की सिचुएशन है वेंट ऑफ। बिजली जाने के लिए हमेशा ध्यान रखना गो ऑफ लिखा जाता है, ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो वैसे भी सेपरेशन को दिखाता है, तो बिजली चली गई। अगला है जब तक तुम अपनी गलतियों को समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मतलब फ्यूचर। तो जब तक तुम अपनी गलतियों को समझोगे, अभी बताया था जब तक के लिए बाय द टाइम। अच्छा, आप अगर वीआईपीएम के ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें हम उसमें अवेल करवाएंगे कि किसको क्या लिखना है। आप एक बारी जो है यूट्यूब पे सेमिनार चेक कर सकते हो, 24 तारीख को जो सेमिनार है 4 बजे से। बाय द टाइम, जब तक तुम अपनी गलतियों को समझोगे, बाय द टाइम यू रियलाइज योर मिस्टेक्स, तुम्हारी गलती है तो तुम ही समझोगे। चलिए, एक बच्चा कह रहा है मैम समझोगे है, तो आपने विल क्यों नहीं लगाया यहाँ पे, क्यों नहीं लगाया? तो आप ये समझो कि जितने भी टाइम कंजंक्शंस होते हैं और कंडीशनल कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ विल शैल वुड का यूज नहीं किया जाता। अगर आपने कंडीशनल नहीं पढ़े, उससे ट्रांसलेशन आते हैं एग्जाम के अंदर, प्लीज कंडीशनल पढ़ना ट्रांसलेशन के हिसाब से, उसमें आपको बताया जाएगा कि जितने भी कंडीशनल कंजंक्शन है, टाइम कंजंक्शन है, उनके साथ में विल शैल वुड नहीं आता है। तो अगले वाले सेंटेंस में आ सकता है, बाय द टाइम यू रियलाइज योर मिस्टेक, जिस समय तक तुम अपनी मिस्टेक रियलाइज करोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इट विल बी वेरी लेट। ये मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ इट से बनाना है? अरे कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, बहुत देर हो चुकी होगी। सब्जेक्ट के एब्सेंस में किससे बनाते हैं? इट या देयर से। इट से तब बनाते हैं जब आगे वर्ब लगानी हो। देर होगी मुझे एडजेक्टिव से जोड़ना है, एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए लिंकिंग वर्ब चाहिए। लिंकिंग वर्ब कौन सी लाओगे? बी तो लाओगे। तो ये सारी चीजें तभी आती है जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो ट्रांसलेशन का, क्योंकि अदरवाइज वो इजी ट्रांसलेशन पहले आते थे और उसी से बच्चे का दिमाग जो है पहले भरा हुआ रहता था, बाद में फिर उसको लगता था कि यार ये चीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं है। अब आ जाओ प्रेसी राइटिंग पे। देखो, प्रेसी अगर नहीं आता है तो पहले मैं समझा दूं प्रेसी क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। प्रेसी राइटिंग आपके सिलेबस के अंदर प्रेसी राइटिंग दे रखा है, जस्ट आफ्टर पैसेज पूछा जाता है, 10 मार्क्स के अंदर आता है। क्वेश्चन रहता है कि आपको जो गिवन पैसेज दिया है उसको 1/3 लेंथ में करो। 1/3 लेंथ में करो मतलब जितनी भी लाइन दे रखी है ना आपको, उसकी 1/3 लाइन कर दो। पहली बात तो उसको गिनने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ वीआईपी में प्रेसी करते हैं 3 लाइन रूल से। किससे करते हैं? 3 लाइन रूल से। आरएस वाले बच्चों के साथ दिक्कत ये है कि उनको ट्रांसलेशन आता नहीं है, तो उनके लिए प्रेसी करना मुश्किल होता है, और इसके लिए वो क्या कोशिश करते हैं कि उसी में से 4-5 लाइन छांट कर जो है वहां कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसीलिए प्रेसी के अंदर 3, 4, 5 इससे ज्यादा नंबर मिलते ही नहीं है। ये भी बहुत बेस्ट मार्क्स है, अगर किसी को इतने मार्क्स मिल रहे हैं तो प्रेसी में मार्क्स नहीं मिलते। उसका रीजन है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब सुनो, मार्किंग वैसे भी टफ हो रही है, तो आपको क्या करना है, जो भी प्रेसी करनी है वो 3 लाइन रूल से करनी है। 3 लाइन रूल क्या कहता है कि 3 लाइनें पढ़ो और उसको कोशिश करो 1 के अंदर कंसाइज करने की, और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही उसके अंदर डालनी है। ऐसे मान लो 9 लाइन आई है तो 3 से 1 बनी, फिर 3 से 1, फिर 3 से 1, फिर 3 से 1, ऐसे करके प्रेसी छोटा भी हो जाएगा। अच्छा, ये उन्हीं बच्चों को अटेम्प्ट करना है जिनको ट्रांसलेट थोड़ा बहुत करना आता है। जिन बच्चों को नहीं ट्रांसलेट आता है वो तो कॉपी कर लेना ज्यादा बेटर है ना? जैसे पैसेज में करते हो वैसे ही कॉपी कर लेना। वैसे अब तो पैसेज भी टफ आ रहे हैं कि कॉपी करने वाले से सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे। अब आ जाओ इस पे। अगला कह रहा है मेक अ प्रेसी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसकी जितनी भी लंबाई है उसका 1/3 कर लो। बिल्कुल कर देंगे सर। उसको और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है। हिंदी में जब आता है संक्षिप्तीकरण तो वो कहता है शीर्षक भी दो। यहाँ शीर्षक का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट लास्ट के अंदर आप अपने अनुमान से जो है वर्ड लिमिट अगर लास्ट में लिख दोगे ना तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलो पैसेज पढ़ते हैं और लिखते हैं कैसे प्रेसी लिखा जाएगा। Government of India also promoted the growth of small scale and large scale industry as it understood that agriculture alone would not be able to help in country's economic growth। क्या कह रहा है? जो गवर्नमेंट है, कहाँ की? इंडिया की, also promoted the growth of small scale।
भारत की गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, इसको भी प्रमोट किया है, किसको? ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, स्मॉल स्केल की हो चाहे लार्ज स्केल की हो, इसको भी जो है इंडिया की गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है। आगे क्या लिख रखा है? एज, क्योंकि इट अंडरस्टूड, क्योंकि गवर्नमेंट को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? दैट एग्रीकल्चर अलोन वुड नॉट बी एबल टू हेल्प इन कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि अकेला एग्रीकल्चर अलोन, केवल जो एग्रीकल्चर है, वुड नॉट बी एबल, वो एबल नहीं होगा, योग्य नहीं होगा, किसका? टू हेल्प करने में, किसमें? कंट्री की जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में। यानी गवर्नमेंट को समझ में आ गया है केवल जो है एग्रीकल्चर पे ध्यान देने से कुछ भी नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको अच्छी करनी है तो आपको इंडस्ट्री पे भी ध्यान देना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया? प्रमोशन शुरू कर दिया इंडस्ट्री का। अगला कह रहा है मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेटअप सिंस इंडिपेंडेंस, कई सारी इंडस्ट्रीज जो है सेट की गई है, स्थापित की गई है। सेटअप का मतलब होता है एस्टैब्लिश। ये वर्ड मैं इसलिए लिख रही हूं क्योंकि प्रेसी के अंदर शब्द चेंज कर सकते हो थोड़ा बहुत और इजीली आप कर सकते हो। अब देखो, अ लार्ज चंक ऑफ पीपल शिफ्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर इन एन अटेम्प्ट टू अर्न बेटर। और क्या कह रहा है कि बहुत सारे, अ लार्ज चंक ऑफ पीपल मतलब खूब सारे जो लोग हैं वो शिफ्ट हुए, शिफ्ट को मूव्ड लिख सकते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाएगी स्ट्रक्चर। वो शिफ्ट हो गए कहां से? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। और क्यों शिफ्ट हुए? टू अर्न बेटर। भाई मैंने 3-4 लाइनें पढ़ी और एक लाइन मेरे को दिमाग में है कि भैया हुआ क्या है, गवर्नमेंट जान गई है एग्रीकल्चर से काम नहीं होगा, अपने आप को इंडस्ट्री को शिफ्ट कर लिया और लोग भी साथ के साथ में समझ गए और लोग भी जो है इंडस्ट्री की तरफ जो है अटेम्प्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। क्लियर है क्या? इतनी बात समझ में आई? इसको लेकर अब आपको बनाना है एक प्रेसी। चलो भैया मैं लिखूंगी ऐसे प्रेसी। मैं कभी भी प्रेसी लिखने के लिए शब्दों को काउंट करने के बजाय ये देखती हूँ कि इस सारों से मेरे को 1-2 लाइन के अंदर समअप हो जाए, इस सारों से 1-2 लाइन, इस सारों से 1-2 लाइन, हो गया 1/3। इतना वो भी नहीं गिनेगा, एक रफ आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो भैया गवर्नमेंट जानते हुए क्या की? तो नोइंग द फैक्ट, देखो मुझे इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल का यूज आता है तो मैं तो इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल का यूज करूंगी। आपको आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता तो छोटे छोटे टुकड़ों को कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ने की कोशिश करना। नोइंग द फैक्ट दैट एग्रीकल्चर can't help इकोनॉमिक ग्रोथ मच, ज्यादा नहीं कर सकती। द गवर्नमेंट एंड द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री लिख दो या द पीपल ऑफ नेशन, ऑफ द नेशन, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये भी प्रमोट कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। हैज बीन पहले से कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए हैज बीन फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जो भी बात थी उसको मैंने ये लिख दिया। अब हो सकता है आपको मेरी लाइनें ज्यादा लिख रही हो, पर आप देखो मेरी एक लाइन में कितना है? 3-3-6 ही शब्द मैंने लिखे हैं। उसकी एक लाइन कितनी है? 3-3-6, 3-9, 3-12, 3-15। थोड़ा सा डिफरेंस तो आपको दिखेगा, बट ये जितनी बात इसने एक पैराग्राफ में बोली उसको मैंने अपने शब्दों के अंदर यहां पिरो दिया। यही प्रेसी होता है सर। आपको अगर लिखना आ रहा है तो प्रेसी बहुत अच्छा है। अब दूसरा तरीका कि मैम हमें तो लिखना ही नहीं आ रहा है, हम ये कैसे लिखेंगे? मैंने वो थॉट्स पढ़े और उनको पिरो दिया है शब्दों के अंदर। आप फिर क्या लाइनें उठाओगे, बट लाइनें एज इट इज मत उठाना, इसीलिए प्रेसी में नंबर नहीं आते हैं। तो थोड़ा बहुत लिखना सीखो। अगला है टुडे वी हैव न्यूमरस इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। आज हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मैन्युफैक्चर करते हुए, क्या? अ लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड। आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो रॉ मटेरियल्स पे भी काम कर रही हैं और फिनिश्ड गुड्स जो पूरा प्रोडक्ट बन चुका है उस पे भी काम कर रही हैं। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आयरन, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जूट, फलाना डिमकाना, ये सारी इंडस्ट्री आर some of industries which have contributed a great deal to our economic growth। और उसने बताया है कि ये फलानी जो इंडस्ट्रीज हैं इन सब ने हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर काम किया है। तो ये क्या कह रहा है? हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और एग्जाम्पल से एक आध डाल देना, ठीक है, जैसे, और वो क्या कर रही है? उन्होंने हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया है। तो मैं यही तो लिख सकती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा कि नोइंग द फैक्ट, यहाँ क्या लिख रखा था? नोइंग द फैक्ट
that agriculture can't help economic growth much. The government and the people of nation has been focusing on industrial sector. इसके बाद में क्या हो रहा है कि आपकी जो कुछ there are many या इंडिया ऐसे लिख लो, इंडिया has many इंडस्ट्रीज चाहो तो एकाध का एग्जाम्पल लिख लेना, इंडस्ट्रीज सच एज एकाध का पूरा लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल्स को अवॉइड किया जाता है क्योंकि जगह खा जाते हैं. इंडिया हैज मैनी इंडस्ट्रीज सच एज दिस और ये क्या कर रही है, लीडिंग टू हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये आगे क्या कर रही है, ये कारण बन रही है हायर इकोनॉमिक ग्रोथ का. तो यही तो बात उसने बोली है कि फलानी ढिमकानी कुछ इंडस्ट्रीज हैं और ये आगे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रही है. इतनी बस सी बात को यहां लिख दी, बस इतनी सी लाइन के अंदर. इसके बाद में अगली लाइन क्या कह रही है, द सर्विस सेक्टर हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री. दिस सेक्टर हैज सीन ग्रोथ इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स. कि भैया तुम ये मत सोचो कि इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर भी जो है हेल्प कर रहा है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी के अंदर, और इस सेक्टर ने भी ग्रोथ देखी है किसके अंदर, पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर. The privatization of banking and telecom sectors has a positive impact on the service sector. और इन चीजों का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, निजीकरण हुआ है, उससे भी हमारे सर्विस सेक्टर को बूम मिला है. और टूरिज्म, होटल इंडस्ट्रीज आर सीइंग का मतलब यहाँ सी का वैसे बनता नहीं है कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ सी का मतलब नोटिसिंग है, नोटिस कर रहा है क्या, ग्रेजुअल ग्रोथ. तो अब ये बता रहा है, इस पूरे ने क्या बताया कि सर्विस सेक्टर भी पीछे नहीं है. इवन सर्विस सेक्टर is not behind, और पीछे नहीं है, और फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, पीछे नहीं है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस कर रहा है. और हैविंग, चाहो तो लिख सकते हो हैविंग सर्विसेज लाइक, जो भी पीछे एग्जाम्पल दिए थे, बैंकिंग, फलाना ढिमकाना, और ऐसे करके ये पूरा जो है आप प्रेस ही कर सकते थे. अब देखो ये थॉट्स कैसे आएंगे, कम से कम आप 20 प्रेसी लिखोगे तब तो ये इस स्थिति पे आओगे जिस स्थिति में अभी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं. कम से कम 20, उतना आपके पास टाइम होता नहीं है, उतना आप वो देते नहीं हो. अगर थोड़ा भी इंग्लिश को टाइम दो ना, बेटर हो सकता है. मैं लिटरली बता रही हूँ कि थोड़ा भी इंग्लिश पे टाइम दो, बेटर हो सकता है. बस वही है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हो, इंग्लिश में आपको जोर आती है. मैंने आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन करवा दिया है. ट्रांसलेशन करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है. फिर से मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप VIPM के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है. एक आप कोर्स से जुड़ सकते हैं VIPM के, एक आप लोग जो है टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, और कुछ बच्चे हैं जो 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो फ्री प्रोग्राम से भी जुड़ सकते हैं VIPM के. और वो फ्री प्रोग्राम क्या है वो भी समझा देती हूँ मैं आपको. चलो, जो बच्चे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, 2 ऑप्शन है. 24 तारीख से आप लोगों का 4 बजे बैच है, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, और रिद्धि सिद्धि नियर मंगल चाय भी अवेलेबल है. या फिर आप कॉल कर लो 8955232362 पर. ठीक है. इसके अलावा 24 फरवरी को ही हमारा एक बैच और है जो है लगभग 6 बजे, और ये है डिस्क्रिप्टिव ओनली, डिस्क्रिप्टिव वाले बच्चे ही इसको करेंगे. ठीक है. चलिए अब देखो, टेस्ट सीरीज जो है हमारी 16 से स्टार्ट हो गई है, 16 का पेपर हो गया, 23 का हो गया, और आगे कंटिन्यू होगी. उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट्स हैं आपके, दोनों ही आप कर सकते हो, एक भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है. उसका सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा और उसके साथ में डिस्क्रिप्टिव बैच फ्री रहेगा. ठीक है क्या, टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन प्लस डिस्क्रिप्टिव. फ्री प्रोग्राम क्या है, एक तो यूट्यूब पे आपके प्रीवियस ईयर मैं पूरे करवाऊंगी, प्लस जो टेस्ट पेपर्स हैं उनके सोल्यूशन आपके हो जाएंगे. इसके अलावा कुछ लास्ट में रिवीजन क्लासेस भी आएंगी, प्लस हमारा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब तो यही है, टेलीग्राम चैनल है VIPM RS 4th पेपर, VIPM RS 4th पेपर, उससे भी आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, और उसके अंदर भी आपको जो है डेली फ्री कंटेंट जाता है, उसको चेक कर सकते हैं. चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. कोई सजेशन हो जरूर नीचे कमेंट में डालेंगे. थैंक यू.